Hello everyone. So in previous video we are done with the two things in myeloproliferative disorder, the chronic myeloid leukemia and the polycythemia vera, and this is the third part of the myeloproliferative disorder, and in this video we are going to discuss the primary myelofibrosis. So जैसे कि नेम से इंडिकेट हो रहा है ना, माइलो मीन्स माइलॉइड सेल्स, ठीक है। फाइब्रोसिस मतलब फिब्रोब्लास्ट वगैरह बन जाते हैं, ठीक है। मतलब कि फाइब्रोसिस जो होती है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, ठीक है। देखो अब इसकी ना इसमें एक्सेसिव फाइब्रोसिस का मैकेनिज्म क्या होता है, बहुत ज़्यादा इजी है। देखो इसमें एक होता है स्टेंट फेज। स्टेंट फेज ये होता है कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ पॉलीसाइथीमिया वगैरह में कि डिफरेंट सेल्स बनते हैं और बहुत एक्सेसिव क्वांटिटी में बनते हैं, और स्टेंट फेज के बारे में भी मैं बता चुका था, ठीक है, ऑलरेडी, कि उसमें क्या होता है कि फाइब्रोसिस हो जाती है, फाइब्रोसिस के बाद और चीज़ें होती हैं, वो सारा हो चुका है, ठीक है। लेकिन अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि मैंने ऑलरेडी कह दिया है कि हमारे पास सेल्स की क्वांटिटी ज़्यादा थी, ठीक है। अब सेल्स की क्वांटिटी ज़्यादा थी तो उसके बाद हमारे पास फाइब्रोसिस स्टार्ट हो गई, बोन मैरो में फाइब्रोसिस स्टार्ट हो गई। अब जब फाइब्रोसिस स्टार्ट हुई है तो क्या होगा, पैनसाइटोपिनिया हो जाएगा, मतलब डिफरेंट जो सेल्स थे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, उनकी क्वांटिटी कम हो जाएगी बोन मैरो में। जब कम हो जाएगी क्वांटिटी तो बाकी बॉडी के जो सेल्स होंगे वो ये कोशिश करेंगे कि हेमाटोपोइसिस जो है वो होती रहे, कंपनसेटरी मैकेनिज्म चलता रहे। तो हमारे पास एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमाटोपोइसिस स्टार्ट हो जाएगी इन स्प्लीन एंड लिवर वगैरह, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, जब स्प्लीन और लिवर वगैरह में ब्लड सेल्स की बनना शुरू हो जाएंगे और वो बहुत एक्सेसिव क्वांटिटी में बनेंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, स्प्लीनोमेगैली और हेपेटोमेगैली हो जाएगी, ठीक है। मतलब ऑर्गन इनलार्जमेंट हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ प्राइमरी माइलोफाइब्रोसिस एंड स्टेंट फेज, ठीक है। अच्छा, अब इसकी पैथोजेनेसिस पे आते हैं। पैथोजेनेसिस में मेनली हमारे पास जो मैकेनिज्म है ना, दैट्स अ जैक स्टैट पाथवे। जैक स्टैट पाथवे जो होता है ना, ये नॉर्मली प्रेजेंट होता है, ठीक है। हम ऑलरेडी सेकेंड ईयर की नॉलेज में फिजियो में हम पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। फिजियो में हम लोगों ने जैक स्टैट पाथवे ऑफ सिग्नल ट्रांसडक्शन पढ़ चुके थे कि उसमें क्या होता है कि टायरोसिन काइनेज होता है, उसके बाद जो है हमारे पास जैक स्टैट जो होता है उसकी एक्टिवेशन होती है, अल्टीमेटली हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन होती हैं, ट्रांसलेशन होती हैं, फिर प्रोटीन सिंथेसिस होती है, फिर डिफरेंट सेल्स बनते हैं। तो ये सारा मैकेनिज्म इधर भी होता है, ठीक है। जो ऑलरेडी पॉलीसाइथीमिया वगैरह में भी हम लोग जैक 2 वाला किस्सा कर चुके थे, ऑलमोस्ट सेम चीज़ है, ठीक है। तो इसमें भी हमारे पास जैक स्टैट जो पाथवे होता है वो म्यूटेट हो जाता है, म्यूटेशन की वजह से उसकी एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है, अल्टीमेटली सेल्स बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अब सेल्स जब बहुत ज़्यादा बनेंगे तो हमारे पास क्या होगा, फाइब्रोसिस होना शुरू हो जाएगी। वो फाइब्रोसिस किसकी वजह से होनी शुरू हो जाएगी, बिकॉज ये जो जैक स्टैट पाथवे होता है ये मेगा कार्योसाइट्स को एक्टिवेट कर देता है, ठीक है, मेगा कार्योसाइट्स को, ठीक है, मेगा। अच्छा, ये जैक स्टैट पाथवे जो होता है मेगा कार्योसाइट्स को एक्टिवेट कर देता है, और मेगा कार्योसाइट्स क्या करते हैं, प्लेटलेट्स का लेवल ज़्यादा कर देते हैं, और जब प्लेटलेट्स ज़्यादा हो जाते हैं तो अल्टीमेटली क्या होगा कि हमारे पास फाइब्रोसिस होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट और फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर या ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा या प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर। ये सारी चीज़ें भी फाइब्रोसिस होने में हेल्प करवाती हैं, ये भी प्रमोट कराती हैं कि फाइब्रोसिस होता रहे, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमाटोपोइसिस भी होती है, और एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमाटोपोइसिस जो होता है वो भी हमारे पास फाइब्रोसिस में हेल्प कराते हैं। तो हम लोगों ने 4 चीज़ें पढ़ी हैं, लेकिन मेन था जैक स्टैट वाला सिस्टम, और थी प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर एंड ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा एंड एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमाटोपोइसिस, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारे पास फाइब्रोसिस करवाने में हेल्प करवाती हैं। जब फाइब्रोसिस हो जाती है तो ऑब्वियसली पैनसाइटोपिनिया होगा, और बाकी एक्स्ट्रामेडुलरी हेमाटोपोइसिस होगी और ऑर्गन इनलार्जमेंट होगी। ये सारा किस्सा हम कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा, अब मॉर्फोलॉजी पे आते हैं। तो मॉर्फोलॉजी तो बहुत ईजी है। देखो सिर्फ याद रखो कि हमारे पास कौन कौन से सेल्स कम हो रहे थे। देखो आरबीसी कम होता है, ठीक है, डब्ल्यूबीसी भी कम हो जाता है पैनसाइटोपिनिया की वजह से, प्लेटलेट्स भी कम हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास स्प्लीनोमेगैली होती है जो हम कह चुके हैं, हेपेटोमेगैली होती है, आरबीसी का साइज जो होता है ना पैकेलोसाइटोसिस हो जाता है, ठीक है, पीओ
पिक्यूलोसाइटोसिस, ठीक है, सॉरी। पिक्यूलोसाइटोसिस में क्या होता है कि हमारे पास जो आरबीसी की शेप होती है वो रेन ड्रॉप की तरह हो जाती है, सॉरी रेन ड्रॉप की तरह नहीं, ट्रे ड्रॉप की, आंसू आंसू की जिस तरह शेप नहीं होती उसकी तरह हो जाता है आरबीसी, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फॉर आइडेंटिफिकेशन, एंड ये वाइवा वगैरह में एमसीक्यूज़ वगैरह में आ सकता है कि टेयर ड्रॉप आरबीसी किस में नज़र आता है। ये हमें नज़र आता है माइलोफाइब्रोसिस में, ठीक है, प्राइमरी माइलोफाइब्रोसिस में, ठीक है। अब इसकी ट्रीटमेंट हम लोग कैसे करते हैं? ट्रीटमेंट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं JAK2 इनहिबिटर्स, इवन दो दे आर नॉट दैट इफेक्टिव बट वी स्टिल यूज़ इट, ठीक है। ये हमारे पास जो माइलोफाइब्रोसिस था ये हो चुका है। दोबारा पैथोजेनेसिस से बता देता हूँ। जैकस्टैट है फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, प्लेटलेट डिराइव ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा एंड एक्स्ट्रामेडुलरी हेमाटोपोइसिस। अच्छा हाँ, इसकी क्लिनिकल फीचर्स रह गए। तो क्लिनिकल फीचर्स में हमें क्या होता है? एनीमिया होता है, ठीक है, क्योंकि आरबीसी कम है, डब्ल्यूबीसी कम है तो इन्फेक्शंस की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, प्लेटलेट्स कम है तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, हेपेटोमेगाली होती है, स्प्लीनोमेगाली होती है, ठीक है। अच्छा, और बाकी वही चीज़ें, फटीग होगा, वीकनेस होगा, पैलर होगा बंदा, ठीक है, ये चीज़ें वही हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग आते हैं हमारा जो लास्ट टॉपिक है ना इस वाइट सेल डिसऑर्डर्स का। तो इसमें जो हम लोगों ने जब वो पढ़ा था ना, ये न्यूप्लाज्म्स हमने स्टार्ट किए थे, तो मैंने बताया था कि एक हमारे पास होता है लिम्फॉइड न्यूप्लाज्म्स, जो हम लोग सारे कर चुके थे ना, ठीक है, जिसमें लिम्फॉइड हम लोग कर चुके थे, ठीक है, जिसमें AML वो सॉरी हॉजकिन एंड नॉन हॉजकिन लिम्फोमास वो सारी चीज़ें आ गई थी, ठीक है। फिर हमने किया था माइलॉइड न्यूप्लाज्म में एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमियास किए थे, फिर उसके बाद माइलोडिस्प्लास्टिक माइलोप्रोलिफरेटिव वगैरह किए थे। तो अब थर्ड हम लोग जो कर रहे हैं वो है हिस्टोसिटिक न्यूप्लाज्म, ठीक है। अब हिस्टोसिटिक न्यूप्लाज्म जो होता है ना, अब हिस्टोसाइट्स क्या होते हैं? हिस्टोसाइट्स मेनली जो होते हैं ना, हिस्टोसाइट्स वो हमारे पास मैक्रोफेजेस और डेंड्रिटिक सेल्स होते हैं, ठीक है, मैक्रोफेजेस और डेंड्रिटिक सेल्स, और अगर उनका लेवल ज़्यादा हो जाएगा तो ऑब्वियस बंदे को हो जाएगा हिस्टोसिटिक न्यूप्लाज्म, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास इसमें हिस्टोसिटिक न्यूप्लाज्म में इन लोगों ने एक डिजीज़ का नाम बताया हुआ लैंगरहैंस न्यूप्लाज्म, ठीक है। अब लैंगरहैंस न्यूप्लाज्म जो होते हैं ना, जो डेंड्रिटिक सेल्स होते हैं ना, तो इसको हम लोग वो भी कहते हैं, लैंगरहैंस सेल्स भी कहते हैं, ठीक है। तो वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज डेंड्रिटिक सेल्स न्यूप्लाज्म और लैंगरहैंस सेल्स न्यूप्लाज्म, ठीक है। अब इसकी पैथोजेनेसिस में हमारे पास एक प्रोटीन कह सकते हैं, उसकी म्यूटेशन हो जाती है, जीन की म्यूटेशन हो जाती है, वो है हमारे पास बी राफ की जब म्यूटेशन हो जाती है तो हमारे पास ऑब्वियसली सेल्स की सिंथेसिस ज़्यादा हो जाएगी, डेंड्रिटिक सेल्स की सिंथेसिस, और जब डेंड्रिटिक सेल्स की सिंथेसिस ज़्यादा हो जाएगी तो हमारे पास क्या होगा? हिस्टोसिटिक न्यूप्लाज्म्स हो जाएंगे। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है हिस्टोसिटिक न्यूप्लाज्म, लेकिन MCQs वगैरह में वगैरह में पूछ सकते हैं, ठीक है, बस ये इतना पता होना चाहिए इसमें, ठीक है। फिर इसकी मॉर्फोलॉजी में देखें ना तो डेंड्रिटिक सेल्स जो होते हैं ना, तो उसमें हमें देखो नॉर्मली अगर हम डेंड्रिटिक सेल्स को देखें ना तो उसमें हमें नज़र आते हैं ब्रेब्रिक ग्रेन्यूल्स, ठीक है, ब्रेब्रिक ग्रेन्यूल्स, ठीक है। अब ये ब्रेब्रिक ग्रेन्यूल्स जो होते हैं ना, इसके अंदर ब्रेब्रिक ग्रेन्यूल्स के अंदर हमारे पास एक रैकेट शेप स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं लैंग्रेन, ठीक है। ये नॉर्मली प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन अगर लैंगरहैंस जो न्यूप्लाज्म होता है ना, तो उसमें हमारे पास लैंग्रेन नज़र आना शुरू हो जाता है, तो ये एक आइडेंटिफिकेशन पॉइंट भी हो सकता है ऑफ लैंगरहैंस न्यूप्लाज्म, ठीक है। इसके अलावा हमें MSc क्लास 2 नज़र आता है मॉर्फोलॉजी में, NCD I1 नज़र आता है, ठीक है। अच्छा, IA सॉरी 1A CD 1A। अच्छा, अब इसकी टाइप्स जो होती है ना, बस ये ऊपर ऊपर से कर लूँगा जल्दी जल्दी, इजी है, ठीक है। ये जो लैंगरहैंस सेल्स न्यूप्लाज्म होते हैं, ये दो टाइप्स के होते हैं, एक मल्टी सिस्टम होता है, एक यूनि सिस्टम होता है। तो मल्टी सिस्टम जैसे कि नेम से इंडिकेट कर रहा है, मल्टीपल ऑर्गन्स मल्टीपल सिस्टम्स इन्वॉल्व होंगे, और यूनि सिस्टम में सिंगल सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अब मल्टीपल सिस्टम में कौन कौन से ये मल्टी सिस्टम लैंगर हिस्टोसाइटोसिस को आप लेटरल सू डिजीज़ भी कहते हो, ठीक है, लेटरल सू डिजीज़, ये बुक में रॉबिन्स में लिखा हुआ भी है, ठीक है, लेटरल सू डिजीज़, ठीक है। और जो ये हमारे पास ये मल्टीपल सिस्टम लैंगरहैंस हिस्टोसाइटोसिस होता है ना, ये मेनली बच्चों में होता है ऑफ एज लेस देन 2 ईयर, ठीक है। अच्छा, इसमें कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं? स्प्लीन होता है, तो स्प्लीन में स्प्लीनोमेगाली हो सकती है, सॉरी स्प्लीन में स्प्लीनोमेगाली हो सकती है, लिवर में हमारे पास जो है वो
वो हेपेटोमेगैली हो सकती हैं, लंग्स इन्वॉल्व होते हैं तो लंग्स में पल्मोनरी रिलेशंस और हो सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास बोन मैरो से इन्वॉल्व होती हैं एंड स्किन इन्वॉल्व होती है जिसमें सबीशियस वो होते हैं इरप्शंस जो होते हैं वो सिबोरिक स्किन इरप्शंस वगैरह नज़र आना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। अच्छा, और ये बच्चों में होता है, मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। अब यूनि सिस्टम जो होता है उसमें सिंगल सिस्टम इन्वॉल्व होता है, मेनली जो सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होती है उसमें बोन इन्वॉल्व होती है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा हमारे पास स्किन वगैरह भी इन्वॉल्व हो सकती है, लेकिन बहुत कम। स्किन हो सकता है, लंग्स भी हो सकते हैं, स्टमक भी हो सकते हैं, लेकिन यूनि सिस्टम में मेनली बोन इन्वॉल्व होती है, ठीक है। और बोन में कौन सी जगह मेडुलरी कैविटी इन्वॉल्व होती है, ठीक है। और ये यूनि सिस्टम जो होता है मेनली अडल्ट में होता है। अब यूनि सिस्टम जो होता है ये हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, एक हमारे पास होता है यूनिफोकल और एक होता है मल्टीफोकल, ठीक है। ये मल्टीफोकल यूनिफोकल को मिक्स नहीं करना, मतलब देखो मल्टी सिस्टम यूनि सिस्टम। अब यूनि सिस्टम में दो टाइप्स हैं, यूनिफोकल मल्टीफोकल। अब यूनिफोकल मतलब एक बोन की एक जगह पे इसका फोकाई होगा, और मल्टीपल फोकल मतलब मल्टीपल फोकसेस होंगे, मल्टीपल इसकी क्लस्टर जगहों पे इसने अटैक किया होगा बोन्स पे, ठीक है। अब जो ये तो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ ना कि हमारे पास ये अडल्ट्स में होता है, लेकिन जो मल्टीफोकल होता है ना इसकी प्रोबेबिलिटी ये भी है कि बच्चों में भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल ये जो मल्टीफोकल है इसने स्कल की बोन्स को इन्वॉल्व कर लिया है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर इसने स्कल की बोन्स को इन्वॉल्व किया तो स्कल की बोन्स के साथ ही हमारे पास ये जो नॉर्मा बिजालिस जो होता है ना, तो इसमें हमारे पास पिट्यूटरी स्टार्क होता है ना, मतलब वो होता है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी स्टार्क होता है, ठीक है। ऑब्वियसली अगर बोन्स का जो बोन्स को इरोजन हो रही है ना, जब बोन्स की इरोजन हो रही है तो अगर पिट्यूटरी स्टार्क भी इन्वॉल्व हो गया, ठीक है, तो पिट्यूटरी स्टार्क जब इन्वॉल्व हो जाएगा तो क्या होगा, एडीएच का लेवल कम हो जाएगा। जब एडीएच का लेवल कम हो जाएगा तो एक हमारे पास चीज़ होगी दैट्स कॉल्ड डायबिटीज़ इंसिपिडस। इसके अलावा हमारे पास एक क्लिनिकल फीचर हमें नज़र आता है एक्सोफिथल्मिया। एक्सोफिथल्मिया हमारे पास मेनली जो है थायराइड हार्मोन की ज़्यादती की वजह से होता है, ठीक है। तो एक्सोफिथल्मिया याद रखना है, डायबिटीज़ इंसिपिडस याद रखना है, पिट्यूटरी स्टार्क इन्वॉल्वमेंट याद रखना है, एंड बोन इरोजन याद रखना है। तो इन तीनों चीज़ों को आप कहते हो हैंड हुफलर्स क्रिस्टन्स ट्राइड, ठीक है। ये मैं आपको बुक में भी दिखा देता हूँ, हैंड्स स्कोफलर्स क्रिस्टन ट्राइड, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं, ये एमसीक्यूज वगैरह में मेनली आ सकते हैं, ठीक है। बस दैट्स इट, वी आर डन विद आवर दी वाइट सेल न्यूप्लाज्म्स, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स को स्टार्ट करेंगे। दैट्स इट, थैंक यू।